आदाब खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। शहरियत तरमीमी बिल के कानून में तब्दील होने से कब्ल और शहरियत तरमीमी कानून के निफाज के बाद एहतजाज की शिद्दत में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत का दायरा वसी होता जा रहा है और इस दायरे को वसी करने में खवातीन भी पेश हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि पहली बार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में खवातीन की बड़ी तादाद ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाजी मुजाहरे की ठान ली है। गुज़िश्ता एक माह से दिल्ली के शाहीन बाग में सर्दी के बावजूद खवातीन दिन और रातें गुजार रही हैं, तो वहीं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की खवातीन शाहीन बाग की तर्ज पर मुजाहरे जारी रखे हुए हैं। शहरियत तरमीमी कानून और NRC पर जारी मुखालिफत के दरमियान 8 रियासती सरकारों ने अपनी अपनी रियासतों में NRC नहीं लागू करने का ऐलान किया है, तो वहीं 2 रियासतों केरल और पंजाब ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद यानी रेजोल्यूशन भी मंजूर की है। दूसरी जानिब जारी एहतजाज के बीच मरकजी हुकूमत ने साफ कर दिया है कि वो शहरियत तरमीमी कानून को वापस नहीं लेगी। अब सवाल ये उठता है कि जगह जगह एहतजाज क्या है इलाज। आज इसी मौजू पर जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से उनका रुख अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले अपने खास मेहमानों का तारुफ करा दे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं यासिर जिलानी साहब, जो कि दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर फर्रुख साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने इस खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में। यासिर जिलानी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी और इसी सवाल के साथ कि आखिर जगह जगह एहतजाज और क्या है इलाज। क्या सरकार कोई नतीजा या फिर हल निकालने से कासिर है या फिर हल ढूंढना ही नहीं चाहती सरकार इस एहतजाज को लेकर? देखिए, आप जो बात कह रही हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बातचीत करिए, बातचीत करने के लिए कोई आ नहीं रहा है जो लोग एहतजाज कर रहे हैं। आपने एक बात कही, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं जा सकता वहां पर। 2 राज्य आपने बताए, पंजाब और केरला। सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं जा सकता जहां पर खवातीन एहतजाज कर रही थी सर्दी के जब बावजूद। सरकार का नुमाइंदा तभी जाएगा जब वहां से लोग बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने एक जिद बना रखी है, उन्होंने, क्योंकि वहां पे उनको मजा आने लगा है, वहां पे एक होड़ लगी हुई है कि कौन कन्हैया और उमर खालिद से ऊपर जाना है। तो आप जब इस तरह का माहौल बना देंगे तो कैसे कोई सरकार जाएगी? आप बताइए कि जब 2 राज्य पंजाब और केरला में ये बात उन्होंने अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करी है, जो पार्लियामेंट के किसी भी दस्तूर को पास करने के बाद ये बिल्कुल गलत है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कपिल सिब्बल ने कहा है। आप कोई राज्य ऐसी इस तरह की रेजोल्यूशन को उसके अगेंस्ट नहीं ला सकता CAA के खिलाफ। जो चीज है, हम जो लोग बैठे हुए, जो बहनें ठंड में बैठी हुई, उनके जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल मास्टर हैं जिन्होंने ये समझाया है कि आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, फिर आपको समझाने में दिक्कत कहां आ रही है सर यासिर जिलानी साहब? फिर आपको समझाने में, जो उन्हें समझाया गया है उस समझ की काट करने में आपको क्यों परेशानी आ रही है? बीजेपी को क्यों परेशानी है? जाके आप समझाएं। वजीर आजम साहब सना वारिस साहिबा, वजीर आजम ने करीब मुझे लगता है कि 50 से भी ज्यादा वक्त उन्होंने ये बात कही है कि CAA क्या है। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी जो प्रताड़ना और उत्पीड़न के शिकार हैं, उनके लिए इंपैक्ट और इफेक्ट करता है। अब वहां जो लोग बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रही है बात, तो इसका इलाज तो कुछ हो नहीं सकता है। आप एक शाहीन बाग नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 1000 शाहीन बाग खड़ा कर लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको समझना होगा, बातचीत करनी होगी। CAA पूरे 2 पेज का कानून है जो बिल आया है, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां लिखा हुआ है कि जो 1947 के बाद आपने यासिर जिलानी साहब को सुना, यही जवाब हम चाहते थे कि आखिर सरकार के मन में चल क्या कुछ रहा है। यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि मुखालिफत कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब इस तरह की सरकार होगी तो उम्मीदें बतौर शहरी आप क्या उम्मीद सरकार से कर रहे हैं? नहीं, आप गलत बात कह रही हैं। मैंने ये कहा है कि जो वहां बैठे हुए जिन लोगों को मजा आ रहा है, जो उमर खालिद और कन्हैया के ऊपर जाना चाहते हैं, अपने आप को उनसे बड़ा खड़ा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों ने, जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, उन्होंने औरतों को कहीं ना कहीं एक तरीके से गलतफहमी का शिकार बना दिया। इसलिए हम तो संवाद करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं तो गया भी था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी जो वहां के पॉलिटिकल मास्टर हैं कि आप चलिए, हम डेलीगेशन लेके सरकार के पास चलते हैं। आज 4 दिन हो गया नेशनल मीडिया के साथ में गया था। ठीक है फर्रुख साहब, आपको आवाज हमारी मिल रही, सवाल भी हमने आपको क्या लगता है? बताओ शहरी, सबसे पहले आप बताइए कि एहतजाज आखिर क्या चाहते हैं आप सरकार से?
देखिए सना, पहले मैं यासिर साहब की बात से ही शुरू करूं। इनकी बातों में जो तकब्बुर है और अहंकार जिसे कहते हैं वो साफ वो झलक रहा है। और इनको ये लगता है कि जो हमारी बहनें, हमारी माँ हर मजहब से, हर जात से जो सड़कों पे आई हुई हैं, उनको कोई बरगला रहा है। मतलब इस मुल्क की औरतें इतनी कमजोर हैं, वो आई उन्हें नहीं कोई है, बरगला देगा और वो बरगला दिया जाएगा। जी, तो मतलब इस मुल्क की औरतें इतनी कमजोर हैं कि उन्हें बरगला दिया जाएगा तो वो सड़कों पे आएगा। और ये इन लोगों की मेंटेलिटी दिखाता है। एजुकेशन की बात तो हम कर ही लेंगे, मुद्दों की बात तो हम कर ही लेंगे। औरतों के लिए जो इनकी मेंटेलिटी है वो दिखाता है कि क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इनके स्पोक पर्सन की ये आदत बनती जा चुकी है। कोई पेटीकोट की बात करता है, कोई गाली बकता है मीडिया पे। आज बहुत वायरल हो रहा है कि वो गाली बक्के के एक यूनियन मिनिस्टर गाली बक्के अपना बाइक उन्होंने उतारा है। खैर, दूसरी बात यह है, जहां तक बात एहतजाज की है, क्या इस डेमोक्रेसी में हमारा या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, या यासिर साहब के भी मैं एहतजाज के उनका जो अधिकार है, जो हुकूक है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं। तीसरी बात यह है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि वजीर आजम ये कह रहे हैं, होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। वजीर आजम दिल्ली में रहते हैं, रेस कोर्स रोड जो है वो शाहीन बाग से हार्डली 10 किलोमीटर है। वजीर आजम आ जाएं और वहां के लोगों को गले लगा लें कि भाई जो तुम्हारी शंकाएं हैं, जो तुम्हारा दर्द है, जो तुम्हारे दिल में डर है, उसको हम दूर किए देते हैं। आखिर वजीर आजम को रेस कोर्स रोड से शाहीन बाग आने में 10 किलोमीटर में क्या जाता है? क्या इस देश जो लोग वहां पे सड़क पे बैठे हुए हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या वो इस मुल्क के बराबर के शहरी नहीं है? अरे यासिर साहब, इतना भी मत गिर जाइए भाजपा की जो है वो, माफ कीजिएगा, चटुकारिता में कि आपको अपना और पराया आप लोग भूल जाएं। बात यहां हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात यहां उन लोगों की है। मैं कहता हूं कि चलिए, उनके दिल में वो जो ख्याल है वो गलत है, मैं आपका ही आर्ग्यूमेंट्स मान लेता हूं। तो अगर उनके दिल में अगर जो ख्याल है, जो खदशा है वो गलत है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी क्या हुकूमत की नहीं है? क्या वजीर आजम की नहीं है? किसकी आखिर ये जिम्मेदारी किसकी होगी? यासिर जिलानी साहब, खानदान में, फैमिली में जब कोई फर्द नाराज होता है तो उसे मनाने के लिए बड़े बूढ़े आते हैं। जब देश के लोग नाराज हैं तो देश का मुखिया कौन है? क्या उसे नहीं जाना चाहिए उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, शक व शुबहात दूर करने के लिए? जी जी जी, देखिए, फर्रुख खान साहब ने जो बात कही है, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छी आर्गुमेंट करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आईन और दस्तूर को लेके एक बहुत बड़ा मजमा एक संगठित और सुनियोजित तरीके से इकट्ठा किया जा रहा है, तो आप जाएं, आप भी कहें कि आप लोग जो ये बात कह रहे हैं सीएए को लेके, मैंने तो इनसे कहा कि आप सिर्फ जो पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटी का वर्ड है उसको डिस्क्राइब कर दीजिए जाके। यकीन माने कि जो शक और शंका और सुबह की बात ये कर रहे हैं वो मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। और यकीन मानिए कि मैं अपने औरतों के जज्बात को, मैंने पहले भी कहा, मैंने सलाम किया। आप यकीन मानेंगी कि शाहीन बाग ने एक नया इतिहास इसलिए लिखा है कि उन्होंने जो मुसलमानों की राजनीति के असल ठेकेदार हमारे मौलवी हजरात हुआ करते थे, उनको हाशिए पे ला दिया। आज मैं बड़े बड़े बैनर देखता हूं, बड़े बड़े मौलानाओं के फोटो लिखे होते हैं और नीचे लिखा हुआ है गद्दार हैं वो। ये बहुत अच्छी बात करिए। शाहीन बाग की उन औरतों को जिनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों ने, फारूक खान साहब के लाइक माइंडेड लोगों ने ये लिखा था ट्रिपल तलाक में कि ये मंद बुद्धि होती हैं, कम अकल होती हैं, आज उन्होंने आईना दिखा दिया। आज उन्होंने मुसलमानों के बीच से जो फिरका परस्ती थी, जो शिया सुन्नी और तमाम फिरके थे, वहाबी और बरेलवी और तमाम ऐसी चीजों को उन्होंने आपने कुछ देर पहले कहा कि मैं इन खवातीन पर फख्र इसलिए करता हूं कि इन्होंने मौलानाओं और मुल्लाओं को अपनी इस तहरीक से दूर रखा। फिर आप क्यों इस खवातीन की इन तहरीक को क्यों आप झूठा और बरगलाने वाला बता रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं फख्र करता हूं अपनी खवातीन पर, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, समझना होगा, एक वहां के ऑर्गेनाइजर है, एक वहां के ऑर्गेनाइजर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये सुन लीजिए। हाँ, तो बरगला बता रहा हूं ना, कौन कह रहा है वहां का। जैसे अभी फारूक खान साहब ने कहा मेरे को कि वीडियो वायरल है किसी मिनिस्टर का, वहां का एक वीडियो वायरल है शर्जिल इमाम जो ऑर्गेनाइजर है। आज स्टिंग ऑपरेशन उनके कई चैनल्स ने चलाए हैं, अब उसको ये कह देंगे ये झूठा है, चैनल मैनेज करके चला रहा है। जिनकी आप वीडियो देखिए वो क्या कह रहे हैं उस एहतजाज को लेके, और उस एहतजाज से उस शाहीन बाग के जो व्यापारी हैं जिनके अरबों रुपए का लॉस हो चुका है, आरडब्ल्यूए वहां की परेशान है,
वहां के बच्चे जो स्कूल 15 मिनट जाते थे, 15 मिनट जिन्हें नोएडा में जाने में लगता था, आज 1.5 घंटे लगता है। फर्रुख खान साहब को जरा इंसानियत के तकाजे पे पूछ लीजिए। मैं चाटुकारिता और मेरे अल्फाज इस तरह के नहीं है कि मैं इनको किसी नीचे गिरे हुए अल्फाजों से नवाजूं, क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं। ये भी हमारे इस समाज के एक अच्छे हिस्सेदार हैं और अच्छी तरीके से अपनी बात को मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं से पूछिए कि जरा इंसानियत के तकाजे पे आप देखिए कि आज 38 दिन हो गए शाहीन बाग में, क्या रुख है उस आंदोलन का, किन लोगों ने कब शुरू किया था, कौन लोग वहां से हट गए, किन लोगों ने वहां को हाईजैक कर लिया है, और कैसे कैसे नेता आते हैं। इमरान मसूद वही है ना जिन्होंने कहा था वजीर आजम को कि इनके बोटी बोटी करके फेंक देंगे। वो आपका स्टेज शेयर करते हैं, मणिशंकर आपका स्टेज शेयर करते हैं, रावण आपका स्टेज शेयर करता है। पूरा समझी साजिश है। आप दिल्ली में रहते हैं, जाहिर सी बात है यासिर जिलानी साहब भी रहते हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ रख दिया। आपको यह एहतजाज कैसा लगता है और कानूनी दायरे में किस हद तक एहतजाज सही है? जी, पहले मैं जरा मुझे भी उतना ही वक्त दीजिएगा जितना मेरे भाई यासिर को दिया था, ताकि मैं अपनी बात की वजाहत कर सकूं। जी। अभी यासिर भाई ने 2-3 बातें कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको क्लैरिफाई करना। यासिर भाई ने कहा कि इंसानियत का तकाजा क्या है। तो इंसानियत का तकाजा ये भी है कि हमारे देश के, हमारे मुल्क के वजीर आजम, उनकी ये जिम्मेदारी है, तकाजा नहीं है, जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो आए और आके लोगों को क्लैरिफाई करें और उनको गले लगाएं। हिंदुस्तान का वजीर आजम खड़ा होकर ये कहेगा कि आपके दिल में जो खदशा है वो गलत है, तो ऐसा कोई वहां कितने भी मैनेजमेंट करने वाले लोग आ जाए वो वापस चले जाएंगे। अभी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई यासिर ने ये कहा कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं। मैं यासिर भाई से पूछूंगा कि इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने ऐसा मेमे लगाया ट्विटर पे, वायरल हुआ कि वो 500 रुपए में वहां पे अनारकली जो है वो जा रही है, 500 रुपए में वहां एजिटेशन हो रहा है। इन्हीं के सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, नेशनल प्रवक्ता है अमित मालवीय, उन्होंने क्या लिखा मैं उस बात को बयां भी नहीं कर सकता। इन्हीं के बंगाल के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, वो ये कहते हैं कि उनको कुत्तों की तरह गोली मारी। इन्हीं के यूपी के मिनिस्टर हैं जो ये कहते हैं कि जो सामने उसको हम भून देंगे। भाई ये डेमोक्रेसी है। मैं वकील हूं पेशे से, और रही बात कानून की सही होने की या गलत होने की, मैं यासिर भाई आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। आपका परसेप्शन होगा कि ये ठीक है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें। एक वकील होने के नाते, एक हिंदुस्तान का बराबर का शहरी होने के नाते मुझे भी यह हक है कि अगर मुझे किसी बात पे एहतजाज है तो मैं उस बात को रखूं, उस बात पे डिबेट करूं। बात इसकी नहीं है आप माई वे और हाईवे नहीं हो सकता कि आप जो कहें वही सही है या कॉन्ट्रेरी, या मैं जो कहूं वो सही है। मैं कहता हूं कि डायलॉग कीजिए ना, डायलॉग करने के लिए आप बुलाइए प्राइम मिनिस्टर को, वो आके। मैं कहता हूं सारी सियासी पार्टियों की, जो अभी मोदी साहब ने इलेक्शन में कहा कि भाई ट्रिपल तलाक का हमने बहुत बड़ा तोहफा दिया मुसलमान औरतों का, हम भी खैर मकदम करते हैं। वही मुसलमान औरतें जिनको आप, जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे, जिनके हक के लिए लड़ रहे थे, आज कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई है। उनके दिल का दर्द आपको देखा नहीं जाता? क्यों आपका वो, या आपका ये जो प्यार है, जो आपकी मोहब्बत है, जो आपकी फिक्र है, ये सीडो नहीं है, छद्दम नहीं है, तो और क्या कहूंगा मैं इसको। तीसरी बात यह है कि अगर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि सीएए का एनआरसी से और एनपीआर से कोई मामला नहीं है, तो वजीर आजम साहब के ही इंटरव्यू चले हैं। प्लस ये तय कर ले कि फिर होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे। एनपीआर के फॉर्म्स देख लीजिए। देखिए, डर है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी शहरी के, अगर मैं अकेला वाहिद शहरी हूं, अगर मेरे दिल में कोई खदशा है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे समझाएं। और जो लोग कानून तोड़ने वाले हैं, जो कानून, देखिए कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह, इतना बड़ा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, पीसफुल चल रहा है। आप ये देखिए, गांधी जी ने भी सत्याग्रह 6-6 महीने चलाए थे। शायद ये बात यासिर भाई को पता नहीं हो, क्योंकि वो सावरकर वाले ग्रुप के हैं, तो उनको गांधी जी से कोई लगाव तो होगा नहीं। लेकिन गांधी जी के आंदोलन कितने दिन चले हैं आपने पता है आपको? इसी हिंदुस्तान में जिसके मोदी जी भी देन है और आज की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप देन है, जेपी आंदोलन, क्या वो सड़कों पर आंदोलन नहीं चले हैं? तकलीफें होती हैं लोगों को, लेकिन जब आप किसी की शिनाख्त पे क्वेश्चन खड़ा कर देंगे तो उसके लिए वो 15 मिनट स्कूल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए अपनी शिनाख्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है यासिर भाई, शायद आपकी मजबूरी है कि आप नहीं बोल पाएंगे। मुझे लगता है कि आपका दिल ये जानता है, आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे और अल्लाह को हाजिर नाजिर करेंगे तो आपका भी दिल यही कहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है। मैं समझता हूं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह है
कि मैं इस जो आपका आज का जो मौजू है, इलाज क्या है? इलाज ये है कि जो भी डायलॉग करें, सरकार आए, प्रधानमंत्री आए, वजीरे जो होम मिनिस्टर हैं वो आए, और मिनिस्टर्स आए, जो अच्छे लोग हैं वो आए, वो इंगेज करें ना। वो पब्लिक से इंगेज ही नहीं करना चाहते। क्यों? इनकी मेंटेलिटी क्या है? 500 रुपए लेके जा रहे हैं, वो कह रहे कुत्ते की तरह मार दो, वो कह रहे बिल्ली की तरह मार दो। ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? ठीक है यासिर साहब, ठीक है, अब पार्टी के लीडरान कई इल्जाम लगा रहे हैं कि 500 रुपए पर खवातीन वहां पर एहतजाज करने के लिए पहुंच रही हैं, तो सच्चाई आखिर क्या है? तो इसे बीजेपी तो जाकर देख सकती है, वहां पर जाइए, बात करिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। देखिए क्या है कि अगर फर्रुख खान साहब जो है अच्छे लॉयर भी हैं, मैं जानता हूं, अगर वो सिलेक्टिव एमनेशिया के शिकार नहीं होते तो वो दोनों पक्षों को रखने की कोशिश करते। मुझे आप जो भी कह ले, मुझे कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तर्क और सच के बात को रखता हूं। आप उन बच्चों की वीडियो को कभी आपने रखने की कोशिश करी है जो ये कह रहा है कि जो यहाँ का शासक है वो हिटलर की मौत मरेगा? ये कौन बता रहा है? जो बच्चे अपने स्कूल का टास्क नहीं करने में सक्षम है, वो उनको यह सिखाया जा रहा है। शासक अल्फाज जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है इस वक्त, वो कहते हैं कि शासक जो है भारत का वो हिटलर की मौत मरेगा। झूठ मत बोलिए यासिर भाई, चर्चा करने के लिए यासिर भाई अमित मालविया मत बनिए, सही बात कीजिए। कोई वैल्यू, सच बोल रहा हूं। अमित मालविया मत बनिए, अमित मालविया मत बनिए, गिरिराज सिंह मत बनिए, प्रज्ञा मत बनिए, साध्वी मत बनिए। अभी तक बहुत अच्छी बात कर रहे थे आप, अच्छी बात कीजिए, झूठ मत बोलिए। आप दिलीप घोष के बारे में क्या बोलेंगे? दिलीप घोष के बारे में क्या बोलेंगे? बोलिए। अच्छा सुनिए, आप बताइए, गौरव भाटिया आपकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके बारे में क्या बोलिएगा? गौरव भाटिया ने मैंने लगाया कि जहांगीर अनारकली को उठा रहा है कि अनारकली उठ जाओ, 500 रुपए लेने जाना है जामिया। अरे शर्म करो यासिर भाई, आप मैं कह रहा हूं कुछ शर्म कीजिए। अरे अल्लाह को हानि ना जाए तो दिल पे हाथ रखिए यासिर भाई, इतनी मजबूरी मत दिखाइए, इतनी मजबूरियां मत दिखाइए, मेरी बात समझिए यासिर भाई। इस निजाम को सुनिए यासिर भाई, अरे यासिर भाई मेरे भाई सुन लीजिए, उन औरतों को बदनाम मत कीजिए, वो हमारी और आपकी माँ बहनें हैं यासिर भाई। यासिर भाई वो मेरी बहन है, मेरी माँ है, उनको मत बदनाम कीजिए। आपको अधिकार नहीं है मेरी माँ बहनों के बारे में बोलने का। शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए। अरे आप तो वही है ना, आप मुझे बता रहे थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप वही है ना कि जिसकी पैरवी कर रहे थे उसी ने जूते मार दिया आपको स्टूडियो में। मुझे क्या बताएंगे आप? मेरी माँ बहनों के बारे में गलत बात मत कहिए, और कहिए अगर ताल ठोक के कहिए कि वही मर्द मुजाहिद ना, कहिए कि दिलीप घोष ने गलत किया, कहिए गौरव भाटिया ने गलत किया, कहिए अमित शाह ने गलत किया। अरे शर्म करो, दलाली की इंतहा होती है आप लोगों की। दलाली कीजिए ना, आप जैसे दलाल है कौन के? दलाल कहता हूं मैं, दलाल कहता हूं यासिर तुम्हें, दलाल हो तुम, भड़वे हो, ये कहता हूं। मेरी बात, भड़वे हो दलाल हो, मैं कहता हूं भड़वे हो दलाल हो, भड़वे हो दलाल हो। तुम्हें जो जूता पड़ा था ना उससे ही पड़ा तुम्हें जूता इस पर सवाल उठाता है फर्रुख साहब, प्लीज ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करिए, पर्सनल नहीं होइए, ठीक है? आप तर्कों के जरिए बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करिए। फर्रुख साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है, बिल्कुल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं। आपसे सवाल मेरा फर्रुख साहब ये कि जिस तरह से हम जान रहे हैं कि एनपीआर को लेकर 2 रियासतों ने कहा है, 2 रियासतों ने इस पर काम रोक दिया है। वहीं अगर बात करें सीए को लेकर तो रेजोल्यूशन भी पास हुआ है 2 स्टेट्स में, आपको मालूम होगा। साथ ही साथ अगर एनआरसी की बात करें तो 8 रियासतों ने कह दिया कि हम एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि ये तमाम इक़दामात जो हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में सरकार को मजबूर करेगी इस कानून में कुछ तब्दीली करने पर या तरमीमात करने पर? जी सना देखिए, जिन अल्फाजों की बात अभी हो रही थी, किसी भी सिविलाइज्ड में ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए, लेकिन शुरुआत किसने की थी ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अरे मैं कहता हूँ यार तुम दलाल हो, बोलो। मैं कहता हूँ तुम भड़वे हो, दलाल हो। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं। फर्रुख साहब बोलो, फर्रुख साहब मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ पिटते हो तुम लोग, स्टूडियो में जाते हो। यासिर साहब प्लीज, ये तुम्हारी अल्फाज, यासिर साहब और फर्रुख साहब, आप दोनों से ये गुजारिश है प्लीज, आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, उर्दू चैनल पे बैठे हुए हैं, आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आप दोनों, तुम्हें भगाया जाएगा। आप दोनों की कई
आप दोनों अरे ये को दलाल बहुत है। लोग जानता जानते हूं हैं, मैं। प्लीज आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। जमीनों के, मस्जिदों के, यासिर साहब, यासिर साहब, यासिर साहब, फरूख साहब, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें, प्लीज डाउन कर दीजिए आवाज। फरूख साहब, अरे ये दलाल को दोनों गेस्ट की आवाज डाउन कर दीजिए। फरूख साहब, आपसे मैंने जो सवाल किया था, प्लीज उसका जवाब दीजिए। वक्त भी जाया हो रहा है और जो लोग आपको देख रहे होंगे ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, इंपैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। अब मेरा सवाल यही था कि जो इकदामात रियासती सरकारों की तरफ से इस कानून के खिलाफ या एनपीआर या एनआरसी को लेकर किए गए हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये चीजें मजबूर करेंगी मरकजी सरकार को? देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इसमें बड़ा होगा कि कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम है उसमें कुछ लेजिस्लेशन बनाने की पावर एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट को है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को है जी। और कुछ लेजिस्लेशन बनाने की जो है वो स्टेट को है, कुछ कॉन्करेंट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक बात सिटीजनशिप को लेके है उसको लेजिस्लेट करने की पावर पार्लियामेंट को है और रेजोल्यूशन पास करना पर से इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन यह बात कहना कि उसका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे अपने स्टेट में, ये मुझे लगता है कि ये एक ग्रेव इशू और क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। और मुझे लगता है कि मौजूदा ये जो हुकूमत है वो चाहती यही है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो टूटे, वो खराब हो, उसमें जो है वो दरार पड़े। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये भी है समझने वाली बात कि जहां तक बात एनपीआर की है या एनआरसी को है, देखिए जहां तक बात सीएए की है उसके इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब बात अगर एनआरसी तक आती है जो आसाम में हुआ, तो बिना स्टेट गवर्नमेंट के आप नहीं कर सकते, आप हो ही नहीं सकता। और मैं बताऊंगा आपको दूसरी बात कि आसाम की जो एनआरसी, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुई, उसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई वो आप सब लोगों के सामने, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि उसके लिए ये सारी चीजें आई। मुश्किल क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत के पास इस अख्तियार की कमी पहले भी नहीं थी कि जो लोग सताए गए हैं, हमारे हिंदू भाई या हमारे और मजहब के भाई पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क से, उनको आप हिंदुस्तान की शहरी जो नागरिकता है वो नहीं दे सकते। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एम्पल प्रोविजंस मौजूद हैं। मैंने मुकदमे किए हैं पाकिस्तान के हिंदू ब्रदर्स के लिए, मैं खुद काउंसिल रहा हूं उनका दिल्ली हाई कोर्ट में और उनका हुआ है। मैं आपको कहूँ तो मैं आपका केस का नाम बता दूंगा। सिटीजनशिप दे सकती है सरकार, ये मुझे लगता है कि ये एक डिरेल करने की साजिश है। अब देखिए क्या हुआ, पिछले 1-1.5 महीने से सिर्फ हम बात कर रहे हैं सीएए, एनआरसी, एनपीआर और लोग सड़कों पर हैं। जो बहुत कोर इश्यूज हैं इस मुल्क के, एजुकेशन का मामला है, इकोनॉमी का मामला है, हेल्थ का मामला है, एम्प्लॉयमेंट का मामला है, उस पे से सारा तवज्जो हट गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का भी जो मंशा है, देखिए 20 या 30 करोड़ मुसलमानों को आप बाहर निकाल के तो फेंक नहीं देंगे, ये तो आप भूल जाइए कि ये पॉसिबिलिटी है इस बात की, ठीक है। या 20 करोड़ या 10 करोड़ या 5 करोड़ लोगों को भी आप डिटेंशन सेंटर में तो रख नहीं पाएंगे। ये सरकार ने एक ये जुमला है जो हमारे अमित शाह जी कहते थे कि जुमला हम लोग कहते रहते हैं पिछले वाले डिस्पेंशन में, ये जुमला है और ये जुमला लाया गया है ताकि जो कोर इश्यूज हैं मुल्क में, जो बड़े इश्यूज हैं, जो हिंदू को, मुसलमान को, कोर इश्यूज सबको से ध्यान भटकाने के लिए एनआरसी, एनपीआर और सीए का जिक्र किया जा रहा है। तो आपका मतलब ये है कि फिर जो एहतजाज हो रहा है वो फिर नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए है क्या ना, आप एक बात समझिए सना, एहतजाज होना क्या है, हर आदमी पॉलिटिकल विजडम और पॉलिटिकल थॉट नहीं रखता। उसकी वजह क्या है, अगर आप ये कहेंगे, होम मिनिस्टर 7 बार होम मिनिस्टर ने ये कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि सीएए के बाद हम एनआरसी लेके आएंगे। अगर होम मिनिस्टर साहब की बाइट वो आपके पास भी है, जो उन्होंने संसद के अंदर बोला है। यासिर भाई 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। आप होम मिनिस्टर साहब की अगर वो क्लिप जो उन्होंने भाषण में क्या बोला, मैं इसकी बात नहीं मानता। चलिए रैली में आदमी बोल जाता है जुमला बुमला, नहीं, इंटरव्यू में बोला, सबने सुना। पटल मैं सुना, देश के संसद के पटल पे जो बात वहां पर भी बोला जी, एक वैल्यू होती है। जी बोला, सभी ने सुना। उसी को लेकर तो कंफ्यूजन लोगों में पैदा हुआ, उसी को लेकर तो कंफ्यूजन पैदा हुआ। यासिर साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कर लिया, घर घर जाकर समझा भी लिया, जिस पर इल्जाम लगा बीजेपी पर कि सिलेक्टेड लोगों के घर जाकर समझाया गया। फिर उसके बाद मिस कॉल मुहिम की भी शुरुआत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज में कमी नहीं आ रही है। आखिर सरकार क्यों इस तरफ ध्यान नहीं देती? आप कहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मुट्ठी भर लोगों का कोई दर्द नहीं? नहीं, दर्द तब होना जब वो अपने माइंड से आके एहतजाज करें, अपने किसी वो आइन और दस्तूर को
बचाने और बिगाड़ने की बात करते हैं, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। आर्टिकल 19 हमें ये अख्तियार देता है एहतजाज की। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं और मैं जानता हूं, लेकिन जब आपको कुछ छिपे हुए जिनका मकसद है नफरत फैलाना, जो नफरत के सौदागर हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी कब्रिस्तान से लेके मस्जिद से बाहर नहीं निकले, उन लोगों के अगर पॉलिटिकल मास्टर, उन जैसे पॉलिटिकल मास्टर के आप चक्कर में फंसेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। ठीक है। और आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिस दिन हमारी बहनें आएंगी को लेकर कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी की खिलाफवर्जी है, साथ ही साथ कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पॉलिटिकल मास्टर हैं मस्जिद और मदरसों वाले, उनको कभी मौका नहीं दिया जाएगा। जी देखिए सना, अभी यासर भाई अपनी बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। फर्स्ट लेग में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने जो कौम के कोट अनकोट जो ठेकेदार थे उनको किनारे कर दिया। अब कह रहे हैं कि उन ठेकेदारों के कहने पे ही वो बात चल रहे हैं। तो आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, आप समझते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दिए जाते बहस में। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये मेरा कहना देखिए बहुत सिंपल है, हम चाहते हैं कि जो इम्पैस है स्टेटमेंट वो लोग देते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आपको पता ही नहीं जिनको होगा, ये लगता है कि आप किसी भी चीज में अपनी राजनीति कर सकते हैं। हम किसी भी चीज में आपको गौरव भाटिया 500 देके हमारी बहनों को, जहालत जो गौरव भाटिया मेरी बहनों को ये कहे और मेरी मां को ये कहे कि वो 500 रुपए लेके जा रहा है, आप जैसे और यासिर जिलानी गौरव भाटिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मां बहनों के पास फरूख साहब फिर वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल मत करिए। और आप दोनों खास मेहमानों का इसी के साथ खैर मकदम करते हुए और इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। मैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास तौर पर अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब।